नमस्ते बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल कक्षा 9वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, कल हम दुख का अधिकार, यशपाल लिखित दुख का अधिकार यह पाठ देख रहे थे। उसमें हमने देखा कि यशपाल जी का कवि परिचय, उनके जन्म, उनका देहांत और उन्होंने जो उनके कार्य और साथ ही साथ उनके पुरस्कारों के बारे में हमने जानकारी ली थी। और आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ ये जो पाठ है दुख का अधिकार, दुख का अधिकार किसको होता है, मतलब इस पाठ के माध्यम से समाज में चल रहे अंधविश्वास और ऊंच और नीच का भेदभाव जो है उससे नकाब हटाने का, यानी कि उसको बेनकाब करते हुए उन्होंने ये पाठ की रचना की है। तो चलिए बच्चों, पाठ की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार का ये पाठ है अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती हैं। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। इस पहले पैराग्राफ में लेखक ने हमारे पहनावे के बारे में बताया है कि हमारा पहनावा कैसा होता है। बच्चों अब देखो, अगर आपका पहनावा अच्छा है, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है तो आप कैसे, आपको आपके पास हर कोई आता है। लेकिन अगर आप फटे कपड़े पहने इधर उधर घूम रहे हो तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा। उसी प्रकार से लेखक भी यहाँ पर क्या कह रहे, देखिए, मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। अगर आप गरीब हो लेकिन आपका ड्रेस जो है बहुत सुंदर दिखता है, बहुत अच्छा है, इसीलिए अच्छे उचली श्रेणी के जो लोग होते हैं, ऊंची श्रेणी के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आपके साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं। लेकिन आपका अगर पहनावा अच्छा नहीं है तो वो लोग आपसे दोस्ती नहीं करते। ठीक है, उसी प्रकार पोशाक यानी क्या होता है, देखिए शब्दार्थ में लिखिए बच्चों। पोशाक का अर्थ है पहनावा। पोशाक का अर्थ क्या है, पहनावा, यानी कि ड्रेसिंग सेंस जो होता है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करते हैं। आप सुंदर पोशाक पहनकर समाज में घूम रहे हो तो लोग क्या करते हैं, आपकी ड्रेस को देखकर, आपके पोशाक को देखकर आपकी श्रेणी फिक्स करते हैं, यानी कि आप किस श्रेणी में, यानी कि आप किस लेवल के हो। उसी प्रकार वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, जो हमारी पोशाक है, पोशाक को देखकर ही उच्च श्रेणी के जो लोग होते हैं, उच्च दर्जे के जो लोग होते हैं वो हमसे दोस्ती करते हैं और साथ ही साथ हमें बहुत सारे ऑफर्स भी आते हैं। यानी कि हमारे सामने अगर जो कुछ करने के लिए नहीं भी हैं तो लेकिन फिर भी हमारा ड्रेस देखकर, हमारा पहनावा देखकर वो लोग हमसे दोस्ती करना चाहते हैं। ठीक है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारा पहनावा अच्छा है लेकिन समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं और खाने के लिए खाना नहीं है। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं, अगर हमें उनके पास भी जाना है तो हम क्या करते हैं, अरे मेरा ड्रेस कितना अच्छा है, मैं क्यों उनके पास बैठूं, है ना। ऐसी भावना अपने आप मन में आ जाती है। तो लेखक भी यहाँ पर यही कह रहे हैं, कभी कभी हमारे लिए ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि अगर हमें वहाँ पर झुककर समाज की निचली श्रेणियों का
अनुभूति को समझना चाहते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। किस वजह से? हमारी पोशाक की वजह से, है ना। अनुभूति का अर्थ होता है एहसास। अनुभूति का अर्थ है एहसास। अनुभूति का अर्थ क्या है? एहसास। अगर गरीबी का एहसास हम करना भी चाहे तो भी हम अपने पोशाक की वजह से उस एहसास यानी कि उस अनुभूति तक जाते तक नहीं। उस समय यह पोशाक बंधन और अड़चन बन जाती है। अड़चन का अर्थ है विघ्न। हमारा ये जो पोशाक है वो उस समय क्या हो जाता है? अड़चन, यानी कि वो विघ्न या बाधा भी आप बोल सकते हो। ये पोशाक ही हमारी बाधा बन जाती है। आप सबको पता है, सब लोग आप बाहर घूमते हो बच्चों, अगर कोई गरीब लड़का या लड़की कपड़े उसके अच्छे नहीं हैं, गरीब है, तो हम उसके साथ दोस्ती करना नहीं चाहते, क्योंकि उससे अगर हमारा पोशाक अच्छा है, हमारा ड्रेस अच्छा है और उसी प्रकार हमारे फ्रेंड्स के ड्रेस जो है लेकिन गरीब है, उसको कपड़े नहीं मिलते, अगर उसके ड्रेस अच्छे नहीं हैं तो हम क्या करते हैं? उसके पास तक जाते नहीं। क्या अड़चन वहाँ पर बाधा बन जाती है? हमारी पोशाक। तो लेखक भी यही कह रहे हैं, जैसे कि वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। पतंग का उदाहरण देकर लेखक हमें ये समझा रहे हैं कि जिस प्रकार अगर कटी पतंग हवा में उड़ती ही रहती है, क्या वो नीचे आती है? क्या नहीं। कटी हुई पतंग वो हवा के साथ ऊपर ही रहती है और हवा क्या करती है? उसे नीचे आने नहीं देती। उसी प्रकार ऐसी परिस्थितियों में, यानी कि अगर हमें कोई गरीब मिल रहा है, हम वहाँ जाना भी चाहते हैं, लेकिन हमारा जो पोशाक है, क्योंकि हमारा पोशाक हम उच्च वर्गीयों में, हमारा दर्जा उच्च वर्गीयों में होता है, और इसी पोशाक की वजह से हम क्या करते हैं? वहाँ तक जाने से हम खुद को रोकते हैं। और ऐसी एक कहानी यहाँ पर यशपाल जी ने दुख का अधिकार इस लेख से यहाँ पर दी गई है। देखिए, बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रख जाने पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता? खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रख के फपक कर रो रही थी। देखिए यहाँ पर डलिया यानी कि टोकरी। डलिया का अर्थ क्या होता है? टोकरी। डलिया का अर्थ टोकरी है। अधेड़ यानी कि आधा उम्र जिनका होता है ना, आधा उम्र का, या तो बूढ़ा। आधा उम्र का या तो बूढ़ा। तो देखिए, लेखक यहाँ पर बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं कि गरीब जो लोग हैं उनका दुख क्या होता है, अमीर लोग जो हैं उनका दुख क्या होता है। अगर बच्चों, आप कहानी शुरुआत से पहले एक बात बताती हूँ मैं, अगर कोई अमीर हो उसकी उंगली कट जाए और कोई गरीब हो उसकी भी उंगली कट जाए, तो दोनों को दुख अलग अलग होता है क्या? नहीं, दुख समान ही होता है। दोनों के उंगली से रक्त ही निकलेगा, है नहीं? लेकिन यहाँ पर हमारे समाज में उच्च वर्गीय अलग, निम्न वर्गीय अलग, ऐसे भाग किए गए हैं और उसी के हिसाब से आज भी हमारा समाज चल रहा है। और इसी वजह से ये दुख का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को होता है और लोगों की बोलचाल भी वैसे ही होती है। तो देखिए, यहाँ पर बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रख जाने पड़ते थे। लेखक जब बाजार में जाते हैं तो देखते हैं
कि फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया यानी कि टोकरी में लेकर एक औरत बैठी है और कुछ बिक्री के लिए उसने क्या किए हैं, नीचे रखे हैं। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रही, रो रही थी। लेखक को कुछ समझ में नहीं आया कि वहाँ एक अधेड़ यानी कि जो कि आधा उम्र हुआ है, यानी कि बूढ़ी औरत जो होती है ना, उस प्रकार की, तो वो औरत रोते हुए बैठी थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फक कर रो रही थी। वो क्या कर, देखिए यहाँ पर जो एक बूढ़ी औरत है बाजार में, वो बेचने के लिए खरबूज तो लेकर आई है, लेकिन उसे बेचने के बजाय अपने घुटनों में ही अपना मुंह छिपाए वो रो रही थी। अब इसके रोने का कारण लेखक को तो पता नहीं था। अब वो कारण क्या है वो देखने के लिए लेखक वहीं पर बाजार में किसी से चर्चा करते हैं। देखिए वहाँ पर क्या होता है, पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। लेखक बाजार में देखते हैं कि पड़ोस की जो दुकानें हैं, मतलब जो जहाँ बैठी थी वहीं पर जो दुकानें के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से देख रहे थे। घृणा यानी कि दुख से उसे देख रहे थे, उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठे रक्षकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। व्यथा यानी कि दुख, व्यवधान यानी कि रुकावट, व्यवधान यानी कि रुकावट। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण जानना चाहते थे। वो वहाँ बाजार में देखते हैं कि उसके आस पड़ोस के जो दुकान में बैठे लोग हैं, कुर्सी पर बैठे लोग हैं, तख्त यानी कि कुर्सी, उस कुर्सी पर बैठे जो लोग हैं, बाजार में इधर उधर घूमने वाले जो लोग हैं, वो उस स्त्री की तरफ घृणा से देख रहे थे और वो जो स्त्री के संबंध में ही बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मेरे मन में एक व्यथा सी उठी। उस स्त्री जो रो रही थी, वो जो बूढ़ी औरत वो रो रही थी, उसे देखने के बाद लेखक के मन में बहुत ही बड़ा दुख होता है। लेकिन अगर वो उसके पास जाता है तो वहाँ कौन अड़चन बनकर खड़ा हो जाता है, कौन रुकावट बनता है, उस लेखक का पोशाक। क्योंकि मैं अच्छे पहनावे में हूँ, मैं अच्छे घर का हूँ, अगर उस गरीब के पास जाऊँगा तो मेरा अपमान हो जाएगा। इस प्रकार की भावना किनके मन में है, लेखक के मन में है। तो लेखक का पोशाक ही लेखक का व्यवधान बन गया। लेकिन उसको ये दुख था कि वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो उस औरत के बारे में भला बुरा कह रहे हैं। इस वजह से लेखक वहाँ और रुकते हैं। तो देखते हैं कि एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह भैया दुकान लगा बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है। देखिए यहाँ पर जब लेखक उसी बाजार में देखते हैं कि ये औरत क्यों रो रही है, अगर इस औरत से मुझे क्या जानकारी मिल सकती है क्या, ये देखने के लिए वो वहाँ रुकते हैं। तो वो देखते हैं कि एक आदमी पूरी घृणा से उस औरत की तरफ देख रहा है और कहता है कि क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये भैया दुकान लगाकर बैठी है। भैया का अर्थ है बेशरम। भैया यानी कि बेशरम, बिना शर्म के। हाँ, बेशरम यानी कि बिना शर्म के वो क्या कर रही है, खरबूजे बेचने बाजार में आ गई है। तो दूसरा एक साहब वहाँ पर अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहता है,
अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है। लेकिन दो लोग देखिए किस प्रकार से वो जो गरीब औरत थी उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या कहते हैं, अरे ये जैसी नीयत होती है यानी कि जिसका इरादा जैसा होता है वैसा ही जो ईश्वर यानी कि अल्लाह यानी ईश्वर वैसे ही उनको लाभ देता है। यानी कि उसकी जो नीयत है, उसका जो इरादा है वो अच्छा नहीं है, इसीलिए आज वो इस स्थिति में खड़ी है। इस प्रकार का चर्चा वो फुटपाथ के लोग, दुकानदार, बाजार में लोग रहे थे, वो चर्चा कर रहे थे। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से खान खुजलाते हुए कहा। दिया सलाई यानी कि माचिस, यानी कि माचिस। उस माचिस के तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं और इनके लिए बेटा बेटी, कसम लुगाई, धर्म, ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। देखिए वहाँ पर मतलब एक अमीर व्यक्ति एक गरीब के बारे में क्या कहता है। देखिए, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी हो, कसम लुगाई हो, कसम यानी कि पति, लुगाई यानी कि पत्नी, लुगाई यानी कि क्या, पत्नी, धर्म, ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो वहाँ जो एक इंसान वो किस प्रकार से उसका जो नज़रिया है गरीब लोगों की तरफ देखने का, वो क्या कहते हैं, सिर्फ रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, ऐसे लोगों का क्या, सिर्फ ये लोग रोटी के लिए जीते हैं, इनके लिए दूसरा कुछ नहीं है। इस प्रकार की चर्चा बाजार में हो रही थी और लेखक भी ये सब देख रहे थे। तो बच्चों आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। देखिए जितना भी पढ़ा आज हमने वो एक बार फिर से देखते हैं। लेखक क्या कहते हैं कि मनुष्य का जो पहनावा है वो उसको ऊंची श्रेणी में और नीचे श्रेणी में उसको फर्क बनाता है नहीं। उसका पोशाक अच्छा हो, उसका पहनावा अच्छा है तो वो उच्च दर्जे का, और जिसका पहनावा अच्छा नहीं है वो निम्न दर्जे का। इस प्रकार हम हमारे पोशाक से ही क्या करते हैं, खुद का एक लेवल बनाते हैं, है नहीं। तो इसी प्रकार लेखक का भी पोशाक बहुत अच्छा था, लेकिन एक दिन क्या होता है, वो बाजार में एक बूढ़ी औरत को देखता है जो कि अपनी टोकरी में खरबूजे लेकर बेचने के लिए आई थी, और समाज के जो उच्च वर्गीय लोग थे जो उसे ताने मार रहे थे, वो ताने सुनने से पहले लेखक की उसका दुख देखकर, उसकी व्यथा देखकर बहुत ही दुख होता है। और वो वहाँ के लोग, जो आसपास के लोग चर्चा करते हैं कि इसका जो बेटा है 23 साल का जवान बेटा जो है, वो लेखक को ये समझ में आता है कि उस बूढ़ी औरत का जो 23 साल का जवान बेटा है वो सुबह ही गुजरा था, लेकिन उस औरत के पास खाने के लिए कुछ नहीं थे, इसलिए वो क्या कर रही थी, एक टोकरी में क्या करती हैं, खरबूज बेचने के लिए आती है। क्योंकि जो उसके घर में उस बेटे की जवान पत्नी थी, उसके बच्चे थे, उनके खाने का इंतज़ाम करने के लिए ये बूढ़ी औरत बाज़ार में खरबूजे बेचने आई थी। लेकिन क्या होता है, समाज के लोग ऐसे लोगों को जीने देते हैं? ये लोग क्या करते हैं, उसी को ताना मारते हुए बैठे थे। तो इस प्रकार बच्चों आगे भी इस कहानी में इतनी सुंदरता से लेखक ने इस समाज के उच्च वर्गीय लोगों के ऊपर व्यंग किया है। वो कहते हैं कि वो अगर वहाँ कोई अमीर था तो उसके बारे में वो अलग प्रकार की चर्चा करते थे। ये भी हम अगले क्लास में देखने ही वाले हैं बच्चों। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है, और जहाँ तक भी मैंने आपको सिखाया है वहाँ तक का वाचन आपको करना है। उसी के साथ साथ जो भी कठिन शब्दार्थ मैंने यहाँ पर दिए हैं, इन शब्दार्थों को भी आपको लिखना है, और साथ ही साथ
पाठ में आए संयुक्त अक्षरों को भी आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में इसी पाठ का हम अगला भाग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।